पानी में, अरे मिलते नहीं सजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इस हैरानी में। मुट्ठी उस खाली उसकी हर बार नहीं होती, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं टीम फ्रेशवुड से मंदार। मैं नानासो टीम मेंबर। मैं पूजा टीम लीडर। मैं दीक्षा टीम मेंबर। ए हमारे फैसिलिटेटर मिस्टर जसिंदर सर, ए हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर गुनाब सर, हम सब आपका स्वागत करते हैं। हमारी कंपनी कोरिया एंड कुरोडा इलेक्ट्रिक इंडिया, जो कि कोरिया का और कुरोडा जापान का जॉइंट वेंचर है, हमारी कंपनी रांजनगांव एमआईडीसी एरिया में स्थित है। और हम सब मेंबर ऑटो पार्ट और मोल्डिंग असेंबली से। हमारे कंपनी का प्रोडक्शन 2011 में स्टार्ट हुआ और हमने 2013 से ऑटो पार्ट का मोल्डिंग का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। हमारी कंपनी 10 एकड़ एरिया में फैली हुई है, जहाँ की ऑटो पार्ट के मुख्य कस्टमर याजाकी इंडिया, एसेंट इंडिया एंड एलएस ऑटो है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा पार्ट होंडा, सुजुकी, टोयोटा और महिंद्रा को जाता है। होम अप्लायंसेस में हमारा कस्टमर एलजी है। हमारी कंपनी IITF सर्टिफाइड है। हमारी कंपनी में 75 टन से लेकर 2000 टन तक कुल 69 मशीन्स, पेंट शॉप्स और असेंबली लाइन है। हमारी कंपनी को एलजी से 2013 से लेकर 2018 तक कुल 5 बार बेस्ट सप्लायर अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे कृषि टीम का नाम फ्रेशवुड है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने हफ्ते में 2 बार मीटिंग लिया। मीटिंग का ड्यूरेशन 1.5 घंटे का रहता था। इसी प्रोजेक्ट के लिए हमने टोटल 12 मीटिंग लिए और हमारा अटेंडेंस 100% रहा। क्वालिटी सर्कल में कुल 13 स्टेजों द्वारा हमने अपने प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। यहाँ पे हमने 3 मंथ्स का प्रोडक्शन और रिजेक्शन का डाटा पीपीएम के वाइज लिस्ट आउट किया है। इसी डाटा का विश्लेषण हमने पैरेटो चार्ट द्वारा किया है, जो कि 7QC टूल में से एक है, जहाँ पे 64% ऑफ रिजेक्शन वो इंजन रूम अपर कवर में है। इसीलिए हम इस पार्ट को फर्दर एनालिसिस के लिए लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, टोटल 1456 रिजेक्शन से 1324 रिजेक्शन प्रिंटिंग फेड का और 76 रिजेक्शन प्रिंटिंग कट का है। इसीलिए हमने QC में प्रिंटिंग फेड को इम्प्रूवमेंट करने के लिए लिया है। लेकिन लेजर प्रिंटिंग में कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? प्रिंटिंग कट होता है, प्रिंटिंग फेंट होता है, अदर प्रोसेसिंग रिजेक्शन रहती है। पाचक में मेंशन किया है कि हमारा सबसे ज्यादा रिजेक्शन 1324 जो कि प्रिंटिंग फेंट की वजह से है। इसलिए हमने प्रिंटिंग फेंट इस इश्यू को फाइनलाइज किया है। लेकिन ये लेजर प्रिंटिंग क्या है? लेजर प्रिंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस है। यहाँ पे हाई क्वालिटी टेस्ट ग्राफिक्स को इंग्रेव किया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो टोयोटा के इनोवा और फॉर्च्यूनर गाड़ी के फ्यूज बॉक्स पर कवर का काम करता है, जहाँ पे फ्यूज की वैल्यू और जानकारी प्रिंट की जाती है। अब ये प्रिंटिंग कट का इशू क्या है? प्रिंटिंग कट वो इशू है जिसमें प्रिंट किया हुआ मैटर ठीक से एनग्रेव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका मीनिंग ही बदल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EDU करके स्टैंडर्ड प्रिंटिंग है, लेकिन प्रिंटिंग करने की वजह से FDU करके दिखाई दे रहा है। अब ये प्रिंटिंग फेड का इशू क्या है? प्रिंटिंग फेड वो इशू है जिसमें प्रिंट किया हुआ मैटर ठीक से पढ़ना नामुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको समझना मुश्किल है। अब ये प्रॉब्लम की सेवेरिटी क्या है? प्रिंटिंग फेंट होने की वजह से फ्यूज की रॉन्ग असेंबली हो सकती है। उसके बाद उसका फ्यूज जल सकता है और उसके बाद वहाँ पे फ्यूज वहाँ पे रिले में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उसके बाद वहाँ पे फंक्शन फेलियर होने के चांसेस भी है। इन्हीं सब हाई सिवियरिटी और हाई PPM के मद्देनजर रखते हुए हमने अपना टारगेट 0 PPM पे सेट किया है। और हम वो करके करके रहेंगे। रहेंगे। इसी प्रॉब्लम को जड़ से हटाने के लिए हमने प्रोसेस फ्लो का एनालिसिस किया, जिसमें हमने रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल से लेके डिस्पैच तक का डीप एनालिसिस किया, जिसमें हमने पाया कि लेजर प्रिंटिंग, मिक्सिंग प्रोसेस और रिसीविंग ऑफ रॉ मटेरियल प्रोसेस को काम करना है। टारगेट सेटिंग और प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद हमारे प्रोसेस का 5W को नेक्स्ट करने का डिसीजन लिया। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम प्रिंटिंग फेंट ये इशू है। ये प्रॉब्लम कहाँ है? लेजर प्रिंटिंग एरिया कोल्डिंग एरिया में है। क्यों करना है? To eliminate laser printing fault issue। कैसे करेंगे? बाय काउंटर में जाने से रूट कॉज। और कब करना है? फरवरी 19 में। और कौन करेगा? टीम फ्रेश फ्रूट्स। 5W और 1 रिच एनालिसिस करने के बाद हमने पॉसिबल कॉजेस को लिस्ट आउट करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं इशिकावा डायग्राम, जो कि क्वालिटी टूल में से एक इंपॉर्टेंट टूल है। इसकी मदद से हमने पॉसिबल कॉजेस को लिस्ट आउट किया। इन्हीं कॉजेस को हमने A, B, C और 4M कैटेगरी में डिवाइड किया। लेकिन ये A का मतलब क्या है? ए में हम हमारे डिपार्टमेंट की सहायता से प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। B का मतलब क्या है? बी में हम दूसरे डिपार्टमेंट की सहायता से प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। C का मतलब क्या है? इसके लिए हम टॉप मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करेंगे। और ये फोरम का मतलब क्या है? फोरम में हम मैथ मशीन मटेरियल के मेथड से प्रॉब्लम का सलूशन निकालेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमने 16 पॉसिबल कॉजेस का वैलिडेट किया। उसके बाद उसका हमने सिग्निफिकेंट कॉज और नॉन सिग्निफिकेंट कॉज उसमें उसका डिवाइडेशन किया। जैसे कि बैरल प्रेशर नॉट वर्किंग, नॉन सिग्निफिकेंट, बैरल टेम्परेचर इशू, नॉन सिग्निफिकेंट, बैरल कट मिक्सिंग न होना, नॉन सिग्निफिकेंट, इंजेक्शन प्रेशर लेस होना, नॉन सिग्निफिकेंट, Less injection time। नॉन सिग्निफिकेंट, Master batch not suitable for laser printing।
स्पीड हाई लो, नॉन सिग्निफिकेंट, लेजर मशीन पावर हाई लो, नॉन सिग्निफिकेंट, रॉ मटेरियल मास्टर मिक्सिंग मेथड इम्प्रॉपर, सिग्निफिकेंट, मोल्ड पॉलिशिंग, नॉन सिग्निफिकेंट। इसी वैलिड कॉजेस के बाद हमने हमारा गेम्बा विजिट किया। वहाँ पे हमने हमारे डिपार्टमेंट का लेजर का पावर का परसेंटेज और स्पीड के ऊपर एनालिसिस की। वहाँ पे हमें पॉसिबल कॉजेस सिग्निफिकेंट रीजन नहीं मिले। उसके बाद हमने प्रोग्राम का सेटिंग को चेंजेस किया, वहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट कॉजेस नहीं मिले। उसके बाद हमने इंट्रा डिपार्टमेंट में जाके रॉ मटेरियल का मास्टर बेच का परसेंटेज के रेशियो के ऊपर एनालिसिस करना चालू किया। फॉर रूट कॉज सिमुलेशन ऑफ मास्टर बैच ग्रेड 340 और मास्टर बैच रेशो पर हमने एक एनालिसिस किया, जिसमें हमने पाया कि मास्टर बैच रेशो और मास्टर बैच टाइम को वेरिएंट करना जरूरी है। यहाँ पर हमें 8% मास्टर बैच में 14% रिजेक्शन मिला। वही उसके 7 ट्रायल के बाद हमें वहाँ पे 2% मास्टर बैच में 8% रिजेक्शन मिला। इतने सारे ट्रायल्स के बाद हमको ये समझ आया कि मास्टर बैच मिक्सिंग रेशो और मास्टर बैच मिक्सिंग टाइम, इन दोनों का हमारे प्रोसेस पे गहरा इम्पैक्ट है। अभी मास्टर बेच रेजन प्रिंटिंग के लिए सुटेबल क्यों नहीं है? मास्टर बैच मिक्सिंग ठीक से होमोजेनियस नहीं हो पाता। होमोजेनियस मिक्सिंग क्यों नहीं हो रहा है? इस पे कार्बन यूज किया है जो कि लेजर प्रिंटिंग के लिए सुटेबल नहीं है। ये मास्टर बैच क्या है? मास्टर बैच एक एडिटिव होता है जिसका यूज हम प्लास्टिक मटेरियल को कलर करने के लिए करते हैं। अब ये पुराना मास्टर बैच और नया मास्टर बैच में क्या डिफरेंस है? नया मास्टर बैच जो कि 394 ग्रेड में, उसमें एक खास कलर का कार्बन यूज किया गया है जिसको लेजर प्रिंटिंग के लिए वेरी सुटेबल है और उसका MFI भी ज्यादा है। उसकी वजह से होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। यहाँ पर हमने 394 मास्टर बैच का यूज करने के बाद हमने पुराना मास्टर बैच और नया मास्टर बैच का कंपैरिजन चार्ट दिखाया है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है मास्टर बैच चेंज करने से हमारे रिजेक्शन की मात्रा भी कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है 340 में 2% में हमको यहाँ पे 8% रिजेक्शन मिल रहा है। वही 394 मास्टर बैच में हमको 2% में 3% रिजेक्शन मिल रहा है। इस ट्रायल से हमें ये निर्देशित हुआ है कि मास्टर बैच ग्रेड चेंज करने से पॉजिटिव इंपैक्ट मिला, इसलिए हमने तय किया कि मिक्सिंग प्रणाली में बदलाव करके देखें। जो कि हमें पहले नया मास्टर बैच में 394 में मैंने मिक्सिंग की थी, इसीलिए इस रिजल्ट को अच्छा रिजल्ट को पाने के लिए हमने नया मास्टर बैच में नया मास्टर बैच के मिक्सिंग रेशियो में चेंजेस करके ट्रायल लेना जरूरी समझा। रिजल्ट के बाद हमें ये पता चला कि मैनुअल मिक्सिंग से हमें टम्बलर मिक्सिंग का रिजल्ट बेहतरीन मिला, जो कि हमारा रिजल्ट का परसेंटेज 4% से 2% होता हुआ दिखाई दिया। इसी टारगेट का सेटिंग के बाद भी हम समाधानित रिजल्ट नहीं पाए। अरे इतने ट्रायल लेने के बाद भी समाधानकारक रिजल्ट नहीं है, अब क्या करेंगे? इसलिए हमने मास्टर बैच की रेशियो को ट्रायल लेना मुनासिब समझा। उसके बाद हमको समझ में आया जैसे जैसे मास्टर बैच कम कर रहे वैसे वैसे हमारी रिजेक्शन की मात्रा यहाँ पे कम हो रही है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है 3% मास्टर बैच में 6% रिजेक्शन है, वही 1% मास्टर बैच में हमको 1% रिजेक्शन मिल रहा है। इसी रिजल्ट को कंटिन्यू रखने के लिए हमने 1% मास्टर बैच के ऊपर 3 ट्रायल ले। उसी का रिजल्ट 2 ट्रायल का रिजल्ट हमें ओके मिला। उसी रिजल्ट को निर्देशित रखते हुए हमने नया मास्टर बैच का परसेंटेज का रेशियो 1% और टम्बलर मिक्सिंग का टाइमिंग 30 मिनट रखा। इससे हमारा रिजल्ट अचीव हुआ। हमारा टारगेट अचीव हुआ। इस प्रोसेस को हम कंट्रोल कैसे करेंगे और आरएफ स्टोर में मास्टर बैच का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? ये आइडेंटिफिकेशन हमारे आरएफ स्टोर में पुराना मास्टर और नया मास्टर बैच का सेम पैकेजिंग है, इसीलिए हमने हमारा नया मास्टर बैच को पिंक कलर का आइडेंटिफिकेशन किया। उसी पे हमने रॉ मटेरियल डेट मेंशन किया और हमने आईपीसी के बंदों को ट्रेनिंग किया। इसी प्रकार हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन मास्टर बैच के वेट को कैसे कंट्रोल करोगे? मास्टर बैच के वेट को कंट्रोल करने के लिए हमने मास्टर बैच के स्टैंडर्ड पाउच बनाए। जैसे कि रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड बैग 25 किलो का आता है, उसके लिए 250 ग्राम मास्टर बैच चाहिए। उसी का हमने स्टैंडर्ड पाउच बनाया। वो पाउच पे हमने आइडेंटिफिकेशन किया और इन सब चीजों का ट्रेनिंग हमने स्टोर ऑपरेटर और मिक्सिंग ऑपरेटर इन दोनों को दिया। रॉ मटेरियल मिक्सिंग टाइम को कैसे कंट्रोल करोगे? रॉ मटेरियल की मिक्सिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए हमने टम्बलर मिक्सिंग मशीन में टाइमर और ऑटो अलार्म सेट किया। इससे हमको तो मिक्सिंग मास्टर बैच मिक्सिंग का टाइम कम ज्यादा होने से राहत मिल गई। क्या इसी को पोकोयो कहते हैं? हाँ, इसी को पोकोयो कहते हैं। कंट्रोल मेथड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने प्रोसेस फ्लो डायग्राम में चेंजेस किया। जैसे कि हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम में मैनुअल मिक्सिंग का पॉइंट था, अभी हमने टम्बलर मिक्सिंग का पॉइंट ऐड किया। कंट्रोल प्लान में हमने सारे चेक पॉइंट को ऐड किया, जैसे कि मास्टर बैच के परसेंटेज, मास्टर बैच का मिक्सिंग रेशियो, मास्टर बैच का मिक्सिंग टाइम और उसका आइडेंटिफिकेशन, इन सारी चीजों को हमने कंट्रोल प्लान में ऐड किया। वर्क इंस्ट्रक्शन को चेंज किया। जैसे कि पहले वर्क इंस्ट्रक्शन में मैनुअल मिक्सिंग का वर्क इंस्ट्रक्शन लगाया था, वो हटा के हमने टम्बलर मिक्सिंग का वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया। PFM में हमने यहाँ पे मास्टर बैच मिक्सिंग रेशियो, ग्रेड और मिक्सिंग टाइम को पॉसिबल कॉजेस में वैलिडेट किया। इन सारे चेक पॉइंट को हमने प्रोसेस ऑडिट में ऐड किया। ये हमारे रिजल्ट का वेरिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हमारा 66,200
260 का पीपीएम था। अभी प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने के बाद हमने 0 टारगेट का पीपीएम अचीव किया। लेकिन इससे टेंजिबल बेनिफिट्स क्या मिला? हर 3 महीने में हमारे पहले 1400 कंपोनेंट रिजेक्ट हुआ करते थे। इस प्रोसेस को एप्लीकेशन करने के बाद हमने 64,000 रिजेक्शन में बचाया। इसी तरह सालाना हम 2.5 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हैं और मैन पावर में हमने 14,000 रुपया बचाया। वही मटेरियल मिक्सिंग ऑपरेटर की फटीग रिड्यूस की, प्रिंटिंग प्रोसेस की इंप्रूवमेंट 8% से हुई। और इनटेंजिबल बेनिफिट्स क्या मिला? हमारे टीम का स्पिरिट इंप्रूव हुआ, टीम वर्क इंप्रूव हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई। ज्यादा क्वालिटी सर्कल करने के लिए इंस्पिरेशन मिला। इसी से इंस्पायर होकर हमने हमारे इंप्रूवमेंट प्रोसेस को हमारे दूसरे प्लांट में हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट करने का सोचा। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाई रिजेक्शन इन नॉन इंटेक है। हमें हमारे क्वालिटी सर्कल से सपोर्टिंग मेथोडोलॉजी एंड टूल्स की जानकारी मिली, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, फिशबोन डायग्राम बनी, पेरेंट एनालिसिस किया, प्रोसेस फ्लो स्टडी किया, एबीसी एनालिसिस किया, वाई एनालिसिस किया, पीडीसी साइकिल एनालिसिस किया, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम स्टडी किए। हमने हमारे एक्टिविटी प्लान को एज पर शेड्यूल पूरा किया है। दिन हुआ तो रात भी होगी, बादल हुआ तो बरसात भी होगी। इसी तरह हमारा प्रेजेंटेशन चलता रहा तो हमारे और आपकी दोबारा मुलाकात भी होगी। आप लोगों के सुझाव और क्वेश्चन आमंत्रित है। थैंक यू।